हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज भारत के एक नेबरिंग कंट्री में, नेपाल में, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज होकर आई है, जहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को नेपाल छोड़कर भागने की नौबत आ चुकी है एंड प्रोबेबली ही इज गोइंग टू दुबई। लेकिन भारत सब कॉन्टिनेंट से दूर यूरोप में, फ्रांस जो यूरोप की सेकेंड सबसे पावरफुल इकॉनमी है, उसमें भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो अब कोलैप्स हो चुकी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्विट कर दिया है। बिकॉज एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट सक्सेसफुली पास कर दिया गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रांसिस बेरू जो इस समय फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट मैक्रोन को दे दिया है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे ही ये डेवलपमेंट आई है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये खबर चल रही है कि जो वहां की ऑपोजिशन है और जनता है वो अब डिमांड कर रही है कि दैट नाउ इट इज द टाइम कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनका भी एग्जिट हो जाना चाहिए फ्रांस के पॉलिटिकल सेटअप से। तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ये कैसे यहां पर पिक्चर में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक यूएस में जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, विच इज डोनाल्ड ट्रंप एज ऑफ नाउ। इंडिया में आपको पता है फ्रेंड्स, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होता है और हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास काफी नॉमिनल पावर होता है। लेकिन फ्रांस जो है उसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो काफी अलग है। वो बेसिकली पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के बीच में कहीं पे आता है और इसलिए फ्रांस को हम लोग कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर होते हैं वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट। इनको डायरेक्टली चुना जाता है और जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं तो वो अपने किसी पार्टी के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पॉन्सर करते हैं। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये कौन होंगे, तो इनको वहां की जो पार्लियामेंट है वो चुनकर भेजती है। जिसकी पार्लियामेंट में संख्या ज्यादा होगी वो प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। लेकिन जनरली जिस पार्टी के फ्रेंच प्रेसिडेंट होते हैं उसी पार्टी की मेजोरिटी पार्लियामेंट में भी होती है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सेम पार्टी के होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, मतलब फ्रांस की जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है, रेनेसा पार्टी, उसकी पॉपुलैरिटी साफ तौर पर दिख रही है कि काफी कम हो चुकी है। इसलिए अब, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपॉइंट किया है, जिनको हटाया जा रहा है। और अब वहां की जनता फाइनली मांग कर रही है कि नाउ दिस इज द टाइम दैट द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज टू आल्सो गो। अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स, फ्रांस एक नए पॉलिटिकल सेटअप की तरफ बढ़ सकता है। बट पहले आप समझिए क्या न्यूज आया है और क्या ये हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांसिस बेरू, इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट इनकी इनकी हार हुई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को सक्सेसफुली पास किया गया है। अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो 573 स्ट्रेंथ था, 364 लोगों ने पास कर दिया है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि 280 के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। और ये साफ तौर से बताता है कि इस समय जो फ्रांस की पार्टी है जिसके मैक्रोन लीडर हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हद तक गिर चुकी है। ये जो अचानक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया फ्रेंड्स, ये इसलिए किया गया है बिकॉज फ्रांसिस बेरू जो हैं वो पार्लियामेंट में एक प्लान लाने जा रहे थे कि कैसे फ्रांस का जो एक बहुत बड़ा बजट हो चुका है, बजट डेफिसिट हो चुका है, जो डेप्ट हो चुका है फ्रांस का, उसको कैसे कट डाउन किया जाए। इसके लिए बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए गए थे। फॉर एग्जांपल, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट को रोकी जाएगी। इसकी वजह से वहां के जो एक जनता है उसमें काफी ज्यादा एंगर था और उसी के बिहाफ पे जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स थे उन्होंने फ्रांसिस बेरू की छुट्टी यहां पर करते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये जो इमैनुअल मैक्रोन और उनकी पार्टी के अगेंस्ट संकट आया है, ये संकट का ऑरिजिन होता है 2024 के यूरोपियन इलेक्शन में। आपको पता है फ्रेंड्स, ईयू में 27 कंट्रीज हैं और इनका एक यूरोपियन कमीशन का एक अपना पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में तमाम कंट्रीज का चुनाव होता है। तो जो फ्रांस के सीट्स थी इस यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसका जब इलेक्शन हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा कोई अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो थी फ्रांस की एक नई लीडर जिनको आज तक
कोई बहुत बड़ा विक्ट्री नहीं मिला था, वो है मरीन ला पेन, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल रैली पार्टी। इनको 31.5% वोट मिल गया था, और जो मैक्रों की रेनेसा पार्टी थी, इसको मात्र 15.2% ही वोट मिला था। और इसके बाद से ही एक कांस्टेंट प्रेशर है इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर कि आज आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो फ्रांस में काफी कम हो चुकी है, एंड इसीलिए आपका अब फ्रांस के पॉलिटिक्स से एग्जिट होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनको हटाया नहीं जा सकता है एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इसलिए इनके प्राइम मिनिस्टर को एटलीस्ट हटाने का प्रयास वहां की ऑपोजिशन करते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स, आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात होगा, ये तो होता ही है, लेकिन बड़ी बात इसलिए है फ्रेंड्स बिकॉज ये जो लीडर है मरीन ला पेन, ये जिस पार्टी से आती है जिसका नाम है नेशनल रैली पार्टी, ये एक फार राइट विंग पार्टी है। ये ऐसा पार्टी है जो इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ऐसा पार्टी है जो फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से बाहर लाना चाहता है। ये एक ऐसा पार्टी है जिसका नियो नाजी रूट है। ये एक ऐसा पार्टी है जो लिबरलिज्म से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखलाता है, रादर रशियन मॉडल से ये ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये जिस तरीके की नई पार्टी अचानक पिक्चर में आके इतना स्पेक्टैक्युलर परफॉर्मेंस करती है, और ये फ्रेंड्स केवल यूरोप में फ्रांस में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। और इसी को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या एक नया वेव यूरोप में इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। तो एक तरफ आपको पता है फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखिए बैक टू बैक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये बहुत सारे कंट्रीज बैक टू बैक कोलैप्स कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूरोप में भी कुछ इसी तरीके का एक बड़ा खतरा यहां पर देखते हुए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रहा था कि मरीन ला पेन जो फ्रांस में एक बहुत बड़ी लीडर बन के आई है, इनका राइज होना, ये एक बहुत फंडामेंटल चेंज यूरोप के पॉलिटिक्स में आ रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं द राइज ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसी के चैंपियन थे, जो लिबरलिज्म के चैंपियन थे, जिन्होंने कहा कि वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, किसी को कहीं पे काम करना है, सब काम कर सकते हैं, सबको मिलजुल के रहना है। और इसकी वजह से फ्रेंड्स आज क्या हुआ है कि जो फ्रांस के लोग हैं या जो वेस्ट के लोग हैं, उनको लग रहा है कि बाहर के लोग आकर हमारे सारे जॉब्स को ले लिए हैं। आज हमारे पास जॉबलेसनेस है, आज हमारी जो सोशल फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़े क्राइसिस में है, आज हमारे पास ड्रग एडिक्शन और तमाम तरीके के प्रॉब्लम है, और इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाई करता है यूरोप के तमाम ट्रेडिशनल पार्टीज का। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लें कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल पार्टीज है वो एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। जैसे आम आदमी पार्टी है, इसको हम लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी कहते थे, बिकॉज ये कांग्रेस और बीजेपी एक समय में दोनों को हटाना चाहती थी। इनका कहना था कि ये दोनों पार्टी करप्ट है, ये दोनों पार्टी भारत को एक्सप्लॉइट कर रही है, और उसी सेंटिमेंट के ऊपर आम आदमी पार्टी को पावर में लाया गया था। तो ये जो फ्रेंड्स ट्रेडिशनल पार्टीज के अगेंस्ट गुस्सा है, जो ग्लोबलाइजेशन में जो लोग छूट गए हैं उनकी नाराजगी है, और अब वो चाहते हैं कि कंट्रीज जो है वो आइसोलेशनिस्ट हो, कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़े, अपना अपना काम करे, हमें अब किसी के हेल्प करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू क्लोज आवर बॉर्डर्स फॉर आउटसाइडर्स। और यही एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तमाम यूरोप में वेव लेते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रॉम फिनलैंड, फ्रॉम जर्मनी, जहां पे ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी करके पार्टी है, ऑस्ट्रिया में फ्रीडम पार्टी 35.1% इसका वोट शेयर आया यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में। स्विट्जरलैंड में आप देखिए स्विस पीपल्स पार्टी 29% यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट आया। फ्रांस में नेशनल फ्रंट। तो ये तमाम तरीके की जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज है फ्रेंड्स आज बहुत तेज रेट से राइज कर रही है, और इसके आने से आप समझ सकते हैं बहुत कुछ टर्बुलेंस होगा।
टर्बुलेंस कैसे होगा इसको आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट को ही यूज करके आए थे पावर में। इनका कहना था कैसे दुनिया ने अमेरिका को एक्सप्लॉइट किया है, कैसे कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया ग्लोबलाइजेशन का फायदा किए हैं, उसकी वजह से अमेरिका में जॉबलेसनेस है, व्हाइट पीपल आज बहुत बड़े खतरे में हैं, और इसलिए वी हैव टू प्रमोट व्हाइट नेशनलिज्म, वी हैव टू क्लोज आवर बॉर्डर्स फॉर आउटसाइडर्स। तो यही साइकोलॉजी, यही सेंटिमेंट आज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर में प्रोलिफरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसे एग्रेसिव नेशनलिस्टिक, हाइपर नेशनलिस्टिक लीडर्स का राइज यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की वजह से वर्ल्ड में आने वाले समय में काफी ज्यादा केओस और टर्बुलेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में, जिसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है कि कैसे उन तमाम कंट्रीज में जहां पर डिक्टेटरशिप था, जहां पर डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था, वहां के लोग कैसे प्रोटेस्ट किए बांग्लादेश में, और अब देखिए नेपाल में किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहा है यहां पर। तो एक तरफ फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर में लोग अब डेमोक्रेसी से खफा हो चुके हैं, बिकॉज उनको लगता है कि डेमोक्रेसी में जो भी पार्टीज हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसलिए वो एक नए आउटसाइडर्स को मौका दे रहे हैं। और जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, वहां के लोग एक तरीके से डेमोक्रेसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का इंपैक्ट ये होगा कि यहां डेमोक्रेसी आएगी कि नहीं आएगी, एनार्की आने का चांस है, और यहां पे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो डेमोक्रेसी को बेटर ना करके एक तरीके से डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरिज्म की तरफ ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों जिस तरीके के वर्ल्ड में आज चेंजेस आ रहे हैं, एक तरीके का नया अरब स्प्रिंग जो दुनिया में फैलते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि आज हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और भारत को इन चीजों से कैसे इंपैक्ट होगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।